इस सभा के अध्यक्ष के रूप में विराजमान इस संस्थान के सचिव श्रीयुक्त मेहर सिंह नेगी जी, इस संस्थान की सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, इसके उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मेहता जी, इसके निदेशक प्रोफेसर तिवारी सर, हमारे ARO श्री प्रेमचंद जी, सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्येतागण और सह-अध्येतागण, संस्थान के सभी अनुभागों के अधिकारीगण और सम्मानित कर्मचारीगण। मीनू जी से कुछ समय पहले इस बात पर चर्चा हुई थी कि भारत सरकार का एक निर्देश है कि सतर्कता के संबंध में एक व्याख्यान होना है और भी कई कार्यक्रम हैं, उसके अंग के रूप में एक व्याख्यान आयोजित किया जाना है। हमने आपसे कहा था कि जब भी आप समय ठीक समझिएगा आप बता दीजिएगा, हम लोग हमेशा सतर्क ही रहते हैं। तो कल अचानक शाम को 3 साढ़े 3 बजे ये कार्यक्रम तय हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप आज इस विषय पर आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। भारत सरकार की जो मंशा है वो ये है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र में सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार रहित एक व्यवस्था कायम हो। ये निष्ठा निश्चित रूप से स्तुत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो विषय मेरी प्रस्तुति के लिए रखा गया है वो गवर्नेंस एंड एथिक्स है। शासनीयता और नीतिबोध या नीति शास्त्र, जो भी हम उसको कहना चाहें। जिस प्रकार का ये संस्थान है और इस संस्थान में किसी व्याख्यान से जो अपेक्षा की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए मैं गवर्नेंस का क्या संदर्भ है और उस संदर्भ में एथिक्स की क्या भूमिका है, इन दोनों चीज़ों को सिचुएट करने की कोशिश करूंगा। अभी पिछले हफ्ते गवर्नेंस के ही प्रश्न पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ आयोजन हुआ और वहाँ भी ऐसा अनुभव में आया और ऐसा लगता है कि कई बार जो विषय या अवधारणाएं हमारे सामने रखे जाते हैं उनके संदर्भ को न समझकर हम लोग कई बार उनके क्षेत्र को या उनके स्कोप को हम लोग ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। और बहुत से वक्ताओं ने प्राचीन भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो सुशासन का प्रश्न है या जो गवर्नेंस का प्रश्न है उसको रेखांकित करने की या उसको खोजने की कोशिश की। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये जो सुशासन का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है, गवर्नेंस का सवाल, इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। इसको कोई रामायण महाभारत तक खींचने की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई कौटिल्य के अर्थशास्त्र या कामंदक के नीतिसार तक भी खींचने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट बहुत पुराना भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो आइडिया ऑफ गवर्नेंस है, इट इज एसेंशियल फॉर अस फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट टू सिचुएट प्रॉपरली द आइडिया, कि इसको हम कैसे सिचुएट करें। और उसके बाद जो ये दूसरा प्रश्न है, नैतिकता का प्रश्न है, एथिक्स का प्रश्न है, मोरालिटी का प्रश्न है, इसको हम फिर इस अवधारणा के बीच में कैसे स्थापित करें या उसका कोऑर्डिनेशन हम कैसे बिठाएं, ये एक अगला सवाल है। और सामान्यतः देखने में ऐसा लगता है कि इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी या कोई अंतर्विरोध नहीं दिखाई देता शासनीयता में या सुशासन में और नैतिक बोध में। लेकिन सुशासन का जो संदर्भ है, जिस संदर्भ को लेकर हमें चलना है, और नैतिकता की जो आवश्यकताएं हैं उनके बीच में इतना सरल और इतना सामान्य संबंध नहीं है। इसलिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आपके सामने स्पष्ट करना आवश्यक है। एक तो मित्रों, हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, समाज विज्ञानों की भाषा में या बौद्धिक भाषा में, ये एक लिक्विड मॉडर्निटी का युग है। एक ऐसा युग है जब जिसे हम लोग आधुनिक काल कहते हैं, उस आधुनिक काल की सभी स्थापित मान्यताएं, उसके जितने एस्टेब्लिश्ड मेटा नैरेटिव्स थे, वो सभी एक तरीके से लिक्विफाई हो रहे हैं। एक फ्लोटिंग या लिक्विड मॉडर्निटी के हम युग में हैं। वो सभी धारणाएं जो आज से 50 साल पहले बहुत स्थापित मानी जाती थी किसी भी राज्य के लिए या
समाज के लिए वो लक्ष्य मानी जाती थी, उन लक्ष्यों पर बहुत गंभीर सवाल पिछले 40-50 साल में लगने शुरू हो गए हैं। तो एक ये फ्लोटिंग मॉडर्निटी या एक लिक्विड मॉडर्निटी का युग है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक पोस्ट मेटेरियलिस्ट युग में रह रहे हैं, जिसे हम लोग आजकल पोस्ट मॉडर्निटी कह रहे हैं। वो पोस्ट मॉडर्निटी न केवल आधुनिकता के जो लक्ष्य थे, एक उदारवादी अर्थव्यवस्था, एक लिबरल इकोनॉमी, एक सेकुलर वर्ल्ड व्यू, एक कंज्यूमरिज्म ओरिएंटेड अर्बनाइजेशन, इस तरीके की चीजें, इन सबको क्वेश्चन कर रही है। लेकिन क्वेश्चन करने के बाद भी पोस्ट मॉडर्निटी या जिसे हम लोग पोस्ट मटेरियल कल्चर कह रहे हैं, वो हमको कोई रास्ता नहीं दिखा पा रही है। तो अभी भी हम लोग एक बियाबान में हैं, एक असमंजस की और एक दुविधा की स्थिति में है, एक अनिर्णय की स्थिति में, एक एम्बिग्विटी की स्थिति में। तो ये हमारी स्थिति है। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स आज के 40-50 साल पहले थी, वो रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। अब इन्वायरमेंट के सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं, अब ह्यूमन राइट्स के सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं, अब लोकलाइजेशन के, स्थानीयता के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं। पहले जो ज्ञान और शक्ति समाज और संस्कृति के मानदंडों को तय करते थे, अब समाज और संस्कृति ज्ञान और शक्ति के मानदंडों को तय कर रहे हैं। तो चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो चीजें पहले पेरिफेरी पर दिखाई दे रही थी, वो अब सेंटर पे आ रही हैं। जो चीजें सेंटर पे दिखाई दे रही थी, वो पेरिफेरी पे जा रही हैं। तो जो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट था, उसके बीच में करेंट्स और क्रॉस करेंट्स चल रही हैं। यानी हर चीज आपको इस समय चलायमान दिखाई दे रही है। जैसे हर चीज जो है, जो पहले सॉलिड थी, वो द्रवीभूत हो चुकी है, और द्रवीभूत होने के कारण, लिक्विड स्टेट में आने के कारण, उसमें आपको दोनों तरफ एक फ्लो दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, जिस विचित्र स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। आज के पहले आप जानते हैं कि सिटीजनशिप या राष्ट्रीयता, नागरिकता एक हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा था, विशेष रूप से हमारी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इस समय डुअल सिटीजनशिप का युग चल रहा है, बॉर्डरलेस नेशनैलिटी का युग चल रहा है। नेशनलिज्म के साथ साथ मल्टीकल्चरलिज्म का एक संघर्ष, या आप कह सकते हैं कि एक संवाद चल रहा है पूरी दुनिया में। बहुत सारी चीजें जो पहले इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग आवश्यक मानते थे, हमारी फूड हैबिट्स या म्यूजिक, इस तरीके की चीजें अब हमारी दिशा को या हमारी मानसिकता को तय कर रही हैं। इसलिए जो हमारी जो मटेरियल नीड्स हैं, वो मटेरियल नीड्स भी बदलती जा रही हैं। तो पूरा परिवेश, चाहे हमारे विचार का परिवेश हो और चाहे हमारी भौतिक आवश्यकताओं का परिवेश हो, उसमें तेजी से एक बदलाव दिखाई दे रहा है। वो बदलाव क्या शक्ल लेगा, इसके बारे में हम अभी स्पष्ट हैं, और न हम उसकी दिशा के बारे में कुछ सुनिश्चितता पूर्वक कह सकते हैं। तो ये एक लिक्विड मॉडर्निटी या एक लिक्विड मटेरियलाइजेशन का समय है, जिसमें हम फ्लोट कर रहे हैं, हम एक प्रकार से इधर से उधर तैर रहे हैं। ये जो सुशासन का प्रश्न है या गवर्नेंस का सवाल है, ये गवर्नेंस का सवाल इसी दौर में 1992 के बाद पैदा होता है। इसके पहले गवर्नमेंट के सवाल होते थे, गवर्नेंस के सवाल नहीं होते थे। सरकार के सवाल होते थे, शासनीयता के सवाल नहीं होते थे, प्रशासन के सवाल होते थे, सुशासन के सवाल नहीं होते थे। 1992 में जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, तो उसमें यह प्रश्न पैदा किया जाता है, और वहां से ये जो शासनीयता का, ये सुशासन का प्रश्न है, ये हमारे सामने उभर करके आता है। इसलिए इसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसको अनावश्यक ओवर स्ट्रेच करके बहुत पीछे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब कभी हम लोग नारीवाद पर बात करते हैं, फेमिनिज्म पर बात करते हैं, तो अनावश्यक उसको हम लोग खींच करके सीता, सावित्री या द्रौपदी तक या मीरा तक ले जाते हैं, जबकि उसका एक अपना स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। हम इन्वायरमेंटलिज्म की बात करते हैं, तो अनावश्यक उसको खींच करके हम कालिदास और रघुवंशम तक ले जाते हैं, जबकि उसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, इसी में उन बातों को अगर रख करके हम ठीक से समझें, तो इन अवधारणाओं की एक सम्यक समझ हमारे ऊपर बनती है। वरना चीजें अनावश्यक रूप से बिखर जाती हैं और कोई बात हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर के सामने नहीं आ पाती। याद रखने की बात यह है कि 1990-92 का ये वो समय है जब सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है। और पिछले सेमिनार में भी मैंने इस बात को उद्घाटित किया कि वो समय है जब अमेरिका में फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री की घोषणा करते हैं कि अब इतिहास का अंत हो गया, क्योंकि इतिहास विचारधाराओं के संघर्ष का इतिहास है, और जब एक विचारधारा पराजित हो गई, केवल एक ही विचारधारा अस्तित्व में बची, तो इसका मतलब अब इतिहास का भी अंत हो गया।
डेनियल बेल ने सीधे सीधे कह दिया कि विचारधाराओं का अंत हो गया, एंड ऑफ आइडियोलॉजीज। और अब दुनिया में केवल जो मॉडर्न लिबरल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, केवल यही आइडियोलॉजी बचेगी, यही रूल करेगी। ये वो समय है। और उसी समय ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अब जो नई दुनिया आ रही है, इस दुनिया में सुशासन एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा और सुशासन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक तो जैसा हमने पिछली बार भी कहा कि जो सुशासन या गवर्नेंस है, इसके क्या कुछ अपने निहितार्थ हैं, इनकी कुछ अपनी अंडरलाइन मीनिंग्स हैं, या इट इज सिंपली ए बजवर्ड, जैसे कि पश्चिम के लोगों का शगल होता है कि नए नए शब्द वो उद्घाटित करते हैं और वो शब्द सबसे पहले भारतवर्ष में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की धरती पर अवतरित होते हैं और वहां से फिर दूसरे विश्वविद्यालयों में उनका इनफिल्ट्रेशन होता है। तो केवल वो बजवर्ड तो नहीं है, और उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार के निहितार्थ देखने में आते हैं। एक तो सुशासन का अभिप्राय ये देखने में आता है कि जिसे अभी तक हम लोग प्रशासन कहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे, उस एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा बहुत बढ़ता है। और इसको आजकल जिसे हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, उसमें अब केवल पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि जो सोशल और इकोनॉमिक एंगल है उसका भी महत्व बहुत बढ़ गया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा बहुत बढ़ता है। जैसे अगर आप केवल पॉलिटिकल स्फीयर को देखें तो अब केवल राष्ट्रीय प्रश्न, राष्ट्र के अंदर के प्रश्न ही आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके वैश्विक संबंध कैसे हैं, आप दुनिया में शांति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस में आपका क्या पार्टिसिपेशन है, या विश्व स्तर पर जो समस्याएं, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बन चुकी हैं, पर्यावरण का प्रश्न हो, चाहे वो आतंकवाद का प्रश्न हो, चाहे वो नशीली दवाइयों के तस्करी का प्रश्न हो, या मानव अंगों के व्यापार का प्रश्न हो, इस पर आप क्या एक्शन लेते हैं, तो उसका भी दायरा बढ़ा। इसी तरीके से यदि आप सामाजिक प्रश्नों पर देखें तो सामाजिक प्रश्नों में भी जो हमारी अपनी जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना को एक रूप बनाने की पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है, उसको यूनिफॉर्मिटी देने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए इधर आप लोगों ने देखा होगा कि खास करके जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं, उन प्राचीन ग्रंथों का भी जो पश्चिम के लोग हैं वो लोग अपनी दृष्टि से उसकी समीक्षा और उसकी मीमांसा कर रहे हैं और उसके आधार पर बता रहे हैं कि आपके समाज की क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को आपको दूर करना चाहिए। या भारतवर्ष में जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर के वो लोग कभी कभी ऐसी टीका टिप्पणियां कर देते हैं जिससे हम लोग असहज हो जाते हैं। तो सामाजिक प्रश्न भी अब आपके केवल अपने स्थानीय सामाजिक प्रश्न नहीं रहे, बल्कि उनका जो दायरा है वो वैश्विक हो चला है। अब पूरी दुनिया से जो सवाल उठ रहे हैं आपकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उसके बारे में भी जवाब देना या उसका उत्तर देना, ये हमारी जिम्मेदारी बन रही है। तो अब जो सुशासन है, उस सुशासन के केंद्र में राजनीतिक दायरा भी विस्तृत हुआ है और उसके केंद्र में जो सामाजिक प्रश्न है, उन सामाजिक प्रश्नों की भी सार्थकता या उनकी महत्ता विस्तृत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने में आ रहा है वो यह है कि जो आर्थिक दायरा है, जो इकोनॉमिक स्फीयर है, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने में आ रहे हैं। और वो जो चेंजेज हैं उसको हम लोग रोज ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, जिसको आजकल हम लोग कारपोरेट कल्चर कहते हैं। वो कारपोरेट कल्चर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमको हर जगह दिखाई दे रही हैं। हम लोग शिक्षण संस्थानों से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, तो शिक्षण संस्थानों में बहुत सारी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे नैक या दूसरी संस्थाओं से मूल्यांकन। आप देख रहे हैं तमाम विश्वविद्यालय न केवल नैक से मूल्यांकन करा रहे हैं, बल्कि क्यूएस रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग और दूसरी जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका अपना प्राइवेट वजूद है, भले ही उन संस्थाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध हो या संदिग्ध हो, लेकिन विश्वविद्यालय उनसे भी अपनी रैंकिंग कराने के लिए उद्यत रहते हैं। या जैसे हम लोग एकेडमिक लोग हैं, तो हम लोगों की अपनी योग्यता और अयोग्यता जो है वो एपीआई अंकों के आधार पर आंकी जा रही है, और इसको कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से हम विश्वविद्यालयों को या शिक्षकों को या एकेडमिक लोगों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब शिक्षण संस्थाओं में भी आप देखेंगे कि अब IQAC जैसी संस्थाएं बन चुकी हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बन चुकी हैं, और लगभग वो हर संस्था में इस समय विद्यमान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आप लोगों को निर्णायक बदलाव देखने में आएगा, चाहे ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और चाहे अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय या और भी जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं, उनकी बाहरी संरचना तो नहीं बदली जा सकती, तो उनकी बाहरी संरचना तो उसी प्रकार की बनी हुई है। लेकिन जो नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, खास करके निजी विश्वविद्यालय, उनकी बाहरी संरचना देख करके ही आपको लग जाएगा कि ये बिल्कुल कारपोरेट ऑफिसेस की तर्ज पे बन रहे हैं। अब आप एमईटी यूनिवर्सिटी को देखिए,
और चाहे आप अपोलो हॉस्पिटल को देखिए या आप अमेजॉन के ऑफिस को देखिए, आपको उनकी बाहरी संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा शिक्षण संस्थान है, कौन सा अस्पताल है और इसमें कौन सा कोई कारपोरेट हाउस है। लेकिन पुराने विश्वविद्यालयों में भी भले ही वो अपनी ऊपर की संरचना न बदल पा रहे हो, लेकिन अंदर आप देखेंगे कि एक कारपोरेट कल्चर वहां पर बनती चली जा रही है। जो कमरे जिस तरीके से हेड्स के या प्रोफेसर्स के बन रहे हैं, वो जितने प्रकार के गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की उनके फर्नीचर नए नए रिप्लेस हो रहे हैं, जो उनके कार्य करने की शैली है, रोज चिट्ठियां आ रही हैं, रोज चिट्ठियां जा रही हैं। हम लोगों ने कभी अपने पुराने हेड्स को चिट्ठियों का जवाब देते नहीं सुना कि रोज रजिस्ट्रार उनको चिट्ठी भेज रहे हैं और प्रोफेसर उन चिट्ठियों का जवाब दे रहे हैं। अब वो दिन भर वो चिट्ठी का जवाब डिक्टेट करते हैं, उनका टाइपिस्ट लाता है, उस पर करेक्शन कराते हैं और सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। विश्वविद्यालयों के जो नए प्रोफेसर्स हैं उसको इसमें आनंद आने लगा है कि जो नई नई कमेटियां बना रहे हैं वाइस चांसलर, जिनका अपना प्रशासनिक उद्देश्य होता है, उन कमेटियों के वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, वो एग्जामिनेशन के काम में कितने इन्वॉल्व हों, वो विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार के काम में कितने इन्वॉल्व हों, और जो नए नए प्रकार की रोज कमेटियां बन रही हैं, जो नए नए प्रकार के असली नकली डीन बन रहे हैं, वो डीनशिप उनको मिल जाए, वो डायरेक्टरशिप उनको मिल जाए, वो कन्वीनरशिप उनको मिल जाए, वो कोऑर्डिनेटरशिप उनको मिल जाए। तो वो जो एक कारपोरेट कल्चर की हैबिट है वो हमारे शिक्षण संस्थानों में भी आती जा रही है। इसी तरीके से आप अपने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जो अस्पताल हैं, तो केवल इतना ही नहीं हुआ कि सरकारी अस्पतालों की जगह प्राइवेट अस्पताल आ गए, बल्कि उन अस्पतालों में भी प्रोटोकॉल, जो डॉक्टर और मरीज के बीच का जो संबंध है वो एक तरीके से वो क्लाइंट का संबंध माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि उसी तरीके से डॉक्टर कोई भगवान का दर्जा नहीं, जैसे गुरु के लिए भगवान का दर्जा नहीं, और इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो उनको इंस्ट्रक्टर ही कहते हैं, उनको टीचर कहते नहीं, उनको इंस्ट्रक्टर कहते हैं बहुत जगह। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बहुत तेजी से बदल रही है। उनके अस्पतालों में भी प्रोटोकॉल आने लगे, और कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि प्रोटोकॉल की बहुत चर्चा कि भाई इसका क्या प्रोटोकॉल है इस ट्रीटमेंट का। या हेल्थ को लेकर के एक्सेसिबिलिटी का सवाल आने लगा कि आपके पास हेल्थ की सुविधाएं तो हैं, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी कितने लोगों को है। तो इस तरीके की चीजें हमारे शिक्षण संस्थाओं में और स्वास्थ्य संस्थाओं में तो हैं ही। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, फूड चेन और रिटेल चेन का जो कॉन्सेप्ट है, और ये जो हाईवेज और एयरपोर्ट पर जितना बल दिया जा रहा है, ये भी आप देखिए उसी प्रकार की एफिशिएंसी को, जिसे हम लोग कारपोरेट एफिशिएंसी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए सारे प्रयोग हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो हमारा स्थानीय शासन है, उसमें भी आपको कंप्यूटराइजेशन, अब वो जो आपके लेखपाल वगैरह होते थे उनको सब लैपटॉप दे दिया गया, उनकी मदद करने के लिए वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जा रहे हैं। सोशल ऑडिट की व्यवस्था है और सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। तो ये एक नए प्रकार की कल्चर आपको स्थानीय स्वशासन में भी दिखाई दे रही है। और सबसे तेजी से जो आपको परिवर्तन दिखाई देगा वो बैंकिंग सेक्टर में दिखाई देगा। बैंकों में ये जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस बहुत शक्ति से काम कर रहा है, वो भी अपना एक परपीचुअल इवेल्युएशन का एक अपना सिस्टम बनाए हुए हैं कि लगातार उनका सतत मूल्यांकन होता रहे। अब अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो आपका सिबिल स्कोर चेक होता है कि आपने जो पहले लोन लिए हैं उन लोन के रिपेमेंट में आपकी क्या स्थिति है, आप डिफॉल्टर तो नहीं है। उसके हिसाब से अगर आपका सिविल स्कोर अगर 600-700 के ऊपर जाता है तो बैंक सुरक्षित समझते हैं कि आपको लोन दे दिया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है, उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनकी क्या स्थिति है, और वो टारगेट और गोल ओरिएंटेड बनाए जा रहे हैं। हर कर्मचारी को वहां पर टारगेट और गोल ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो चाहे शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो या बैंकिंग हो, सब जगह एक नए प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। और वो नए प्रकार के बदलाव केवल इसलिए आ रहे हैं कि 1992 की इस रिपोर्ट के बाद ये माना गया कि जो तीसरी दुनिया के या बहुत सारे विकासशील देश हैं, उन देशों में न तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है और न ही उनकी प्रोसीजर प्रॉपर है काम करने की। तो उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की भी जरूरत है और प्रोसीजरल रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, ताकि उनके अंदर सुशासन जैसी व्यवस्था आ सके। और सुशासन की इस व्यवस्था को जो फंडिंग एजेंसीज हैं दुनिया की, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF वगैरह हो, वो उन देशों को कर्ज देने की कंडीशन के रूप में मान रहे हैं। यानी जो सुशासन है, जो गुड गवर्नेंस है या गवर्नेंस का सवाल है, इट हैज बिकम एन एडजंक्ट, ये जो फंडिंग एजेंसी है उनके लिए, कि यदि आप ऐसी एफिशिएंसी अपने अंदर लाते हैं, प्रोसीजरल चेंजेस करते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करते हैं और ये सारी चीजें आप करते हैं,
तब जाकर के हम आपको फंड देंगे, वरना हमारी जो फंडिंग है वो बेकार जाती है। तो ये उनकी शर्त है। इसके तहत इस दबाव में हम लोगों को ये काम करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए देखिए कितने प्रयोग चल रहे हैं, आप सब लोग इनको विस्तार से समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा मैं केवल इनका नाम उल्लेख कर देना चाहूंगा। हर चीज को ऑनलाइन बनाने की कोशिश हो रही है, हर चीज आरटीआई के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है, हर संस्था की छोटी या बड़ी हो उसकी वेबसाइट बनाने की कोशिश हो रही है, और आवश्यकता यह बताई जा रही है कि उस वेबसाइट पर आपकी संस्था से संबंधित सारी जानकारियां अद्यतन होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। तमाम प्रकार के पोर्टल्स बन रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों से कहा गया कि आपके सारे प्रमोशन या आपकी सारी छुट्टियां मानव संपदा पोर्टल से गवर्न होंगी, तो मानव संपदा पोर्टल पे हम लोगों के सारे डाटा शिफ्ट किए गए। अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब एक ऑल इंडिया पोर्टल बनेगा समर्थ। अब समर्थ के आधार पर सारी चीजें तय होंगी। उसके पीछे क्या क्या कहानी चलती रहती है उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी सदाचार और भ्रष्टाचार के बीच का एक प्रश्न है। लेकिन ये पोर्टल्स ला करके चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तर्क दिया जा रहा है। फीडबैक लिए जा रहे हैं, विद्यार्थियों से, शिक्षकों के बारे में फीडबैक लिए जा रहे हैं, गार्जियन से फीडबैक लिए जा रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जा रहा है। अपने विद्यार्थियों को हम अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं। विश्वविद्यालय संस्थाएं जो है वो प्रोड्यूसर एजेंसीज बन गई हैं। हम क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, मार्केट को किस प्रकार के लोगों की जरूरत है अगले 20 साल में, वैसा हम प्रोडक्ट करें। इसलिए जो नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं वो इन फ्यूचर जो प्रोडक्शन हमको देना है, उस फ्यूचर प्रोडक्शन को ध्यान में रख करके अपने कोर्सेस डिजाइन कर रहे हैं, अपने सिलेबस बना रहे हैं, अपने करिकुलर तैयार कर रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो संबंध है वो डोनर और रेसिपिएंट का संबंध, क्लाइंट का संबंध, स्टेक होल्डर का संबंध है ना, इस तरीके से नए नए चीजों को परिभाषित किया जा रहा है। जब नैक की रिपोर्ट बनती है तो उसमें कहा जाता है कि आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में विवरण दीजिए। शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, गार्जियन और यहां तक कि उस शिक्षण संस्था के आसपास की जो लोकेलिटी है वो सब स्टेक होल्डर मानी जा रही है। तो अब इस तरीके की जो मर्केंटाइल वोकेबुलरी है, इस तरीके की जो व्यापारिक शब्दावली, उस शब्दावली में हम लोग अपनी जो रिलेशनशिप है उसको व्याख्यायित कर रहे हैं। कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है। अगर किसी ने किसी को क्षति पहुंचाई, शिक्षक ने विद्यार्थी को क्षति पहुंचाई, यहां तक कि माता पिता ने अपने बच्चों को कोई क्षति पहुंचाई उनकी इच्छा के विपरीत, जैसा यूरोप वगैरह में होने लगा है, तो पुलिस बुला सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है। हमारे एक मित्र वॉरविक से पीएचडी करके आए इंग्लैंड से, उन्होंने बताया कि वहां पर ये स्थितियां हो गई हैं कि अगर बच्चा पुलिस को ये टेलीफोन कर दे कि हमारे माता पिता हमको अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलने दे रहे हैं, तो पुलिस आएगी, माता पिता को पहले अरेस्ट करेगी, क्योंकि वो उसके जो मूलभूत अधिकार हैं प्रेम करने के, उसमें वो बाधक बन रहे हैं। तो ये स्थितियां यूरोप वगैरह में पैदा हो चुकी हैं। तो ये जो सारे जो संबंध हैं, इसमें ये कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर को कंपनसेशन देना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स को कंपनसेशन देना पड़ रहा है। इसी तरीके से कोई भी आप कार्यक्रम लाना चाहते हैं, कोई भी आप योजना लाना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ रहे हैं, आपको असाइनमेंट देना पड़ रहा है। और स्कूल से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, पीएमओ तक, मोदी जी के सामने अगर आपको कोई योजना लानी है तो उसका प्रेजेंटेशन वो देखते हैं। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक ये असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन जो है वो चल रहा है, और इसकी ट्रेनिंग हम लोग अपने स्कूल के बच्चों से ही देना शुरू कर दे रहे हैं। तो अब वो सामान्य विद्यार्थी नहीं है, बल्कि वो केवल असाइनमेंट बनाने वाले और प्रेजेंटेशन बनाने वाले एक वो टेक्नीशियन मात्र बनकर रह जा रहा है। और इसका इतना दबाव उनके ऊपर है कि वो कोई सार्थक चीज, जिसको हम लोग अपनी परंपरागत शैली में सार्थक कहते हैं, साहित्य है, कविता है, दर्शन है, इतिहास है, भाषा है, इस प्रकार की चीज को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी उधर रुचि ही नहीं विकसित हो पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर का जो सरलीकरण हो रहा है कि तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर में जो कॉम्प्लिकेशन है उनको दूर किया जाए, जो निरर्थक कानून बने हुए उनको दूर किया जाए, ये पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। क्योंकि चीजें जितनी सरल होंगी उतना ही जो कारपोरेट कल्चर है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और बहुत सारी चीजें, जैसे बजटिंग में आप लोगों ने एक नया इधर देखा होगा, जेंडर बजटिंग। अब बजट आने के बाद ये देखा जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के कल्याण को फोकस करते हुए हमारे बजट में कितना प्रोविजन किया गया है, और इसके लिए जेंडर बजटिंग का एक शब्द है। तो ये जो सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, सारे बदलाव गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके पीछे एक बड़ा दबाव ये काम कर रहा है कि जो फंडिंग एजेंसीज हैं, उन फंडिंग एजेंसीज के रिक्वायरमेंट है कि आपकी सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरीके की होनी चाहिए जिससे हम आपकी फंडिंग कर सकें और वो फंडिंग सार्थक हो सके। इसलिए आपको इंस्टीट्यूशनल और प्रोसीजरल चेंजेस लाने हैं। दूसरा, इसका तीसरा आप एक पक्ष ये समझ सकते हैं कि सुशासन का एक अभिप्राय ये भी है कि डेमोक्रेसी का इंटेंसिफिकेशन और डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन ये लगभग
पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि आपके यहां ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिफाइड डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उस डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन होना चाहिए, जिसको आजकल हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। अब इससे काम नहीं चलने वाला है कि 5 साल में एक बार हमने एक सरकार बना दी वोट देकर के, उसके बाद हमारा काम खत्म। इसलिए अब एक नया टर्म चल रहा है जिसको हम लोग डेलिबरेट डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, सहभागी लोकतंत्र। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखिए एक नई संस्कृति का विकास हुआ है पिछले 40-50 साल में, जिसको हम लोग सिविल सोसाइटी कल्चर कहते हैं। नागरिक समाज आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहे हैं। जिन लोगों को यह लग रहा है कि जो मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सरकारें उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो समूह उन मुद्दों को लेकर के अपने आंदोलन चलाते हैं। उनकी टेक्निक्स भी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। ये जो सड़कों का घेराव करने का, कैंडल लाइट करने का या दूसरे और भी तमाम तरीके हैं, ह्यूमन चेन बनाने का, ये नई नई टेक्निक्स आप देखेंगे पिछले 40-50 साल में विकसित हुई हैं अपने मुद्दों के ऊपर आधारित आंदोलनों के प्रति सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। वो मुद्दे बहुत प्रकार के हैं। वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट, या मूवमेंट 99%, जो ये मानता है कि दुनिया की जो 99% संपत्ति है वो 1% लोगों के पास में है और बाकी जो 1% संपत्ति वो 99% लोगों के पास में है। तो वो जो 99% अपने आप को वंचित मानते हैं वो अपने लिए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मूवमेंट 99%, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का गढ़ माना जाता है, स्त्रियों के प्रश्न को लेकर के, बच्चों के प्रश्न को लेकर के, ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग को लेकर के, नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ, इन्वायरमेंट के सवाल को लेकर के, पशुओं के प्रश्न को लेकर के, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स चल रहे हैं दुनिया में। और इधर आपने पिछले 15-20 साल में विशेष रूप से देखा होगा कि अलग अलग जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को केंद्र में रख करके अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी जो कभी हाशिए पर रहती थी या दबी छुपी रहती थी, वो उभर करके समाज में आ रही हैं और वो अपने आंदोलन लेकर के आ रही हैं। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति जिस मुद्दे को महत्वपूर्ण समझता है और उसको ये लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो उसके लिए आंदोलन बनाता है और आंदोलन बना करके वो अपने नए नए तरीके से समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या डेलिबरेट डेमोक्रेसी का एक अंग माना जा रहा है कि हम भले ही सरकार में नहीं हैं, पावर में नहीं हैं, लेकिन जो लोग निर्णय लेने वाले हैं उनकी निर्णय क्षमता को हम अपनी तकनीकों के माध्यम से प्रभावित करेंगे। तो ये एक मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि जो परिवेश है, जिस परिवेश में हमको एथिक्स के सवाल पर विचार करना है, वो परिवेश ही है। सुशासन का जो अर्थ है, वो सुशासन का अर्थ इस तरीके के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक परिवर्तन से लिया जाता है कि जब इस तरीके की चीजें होंगी, इस तरीके का जब समावेशी राजनीतिक चरित्र होगा, समावेशी सामाजिक चरित्र होगा, समावेशी राजनीतिक चरित्र होगा, तब ये माना जा रहा है कि उसमें सुशासन की कोई गुंजाइश बनती है और जो संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं वो उसमें योगदान देने में अपनी सार्थकता समझती है। ये संदर्भ है सुशासन का। इस संदर्भ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका अगर हम इवैल्यूएशन करें तो वहीं से फिर ये जो नैतिकता का प्रश्न है, ये प्रश्न उभर करके सामने आ जाता है। 10-5 मिनट में वो बात हम करके अपनी बात समाप्त करेंगे। देखा यह गया कि 1992 के बाद से जो ये घोषणा की गई कि ये जो मॉडर्न लिबरल इकोनॉमी है, जो ये उदारवादी अर्थतंत्र है, यही अब प्रिवेल करेगा पूरी दुनिया में। लेकिन 1992 के बाद से आप देखिए, न केवल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बल्कि बड़ी बड़ी जो आर्थिक एजेंसीज और बैंक्स थे वो एकदम से अपेक्षा के विपरीत कोलैप्स कर जाते हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं कोलैप्स करती हैं, दक्षिण एशिया के देशों में इस प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो स्वयं जैसे ही ये दावा किया जाता है कि नए प्रकार की व्यवस्था अब दुनिया में प्रिवेल करेगी, उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये नए प्रकार के संकट भी दुनिया के सामने आने लगते हैं। और पूर्वी देशों के नहीं बल्कि इन्हीं पश्चिमी देशों के विचारक हैं जो ये मानने लगते हैं कि आप किसी भी एक प्रकार की व्यवस्था को पूरी दुनिया के ऊपर लागू कर ही नहीं सकते। और पहले भी किसी संदर्भ में हमने इसकी चर्चा की, विशेष रूप से जो कम्युनिटेरियन विचारक हैं, जिसमें माइकल शेंडल हैं या जॉन रॉल्स हैं या आपके एलेस्टियर मैकेंटायर हैं या माइकल वॉल्जर हैं, ये सभी लोग इस बात को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, उसका अपना एक विशिष्ट संदर्भ होता है। वो सभी संदर्भ शासित व्यवस्थाएं हैं। कोई भी चीज अनइनकम्बल्ड नहीं होती, संदर्भ रहित नहीं होती। और इसलिए एक ही प्रकार की किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था को आप पूरी दुनिया के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये जितनी चीजें होती हैं ये ऑल आर एम्बेडेड इनटू द सोसाइटी, ये समाज संदर्भित होती हैं
और इसलिए ये कहना कि अब एक ही प्रकार की व्यवस्था पूरी दुनिया में चलेगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो खुद ही आप देखिए वहीं से आवाज उठने लगती है, वहीं से क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर आवाज उठने लगती है। और ऐसा लगता है कि ये जो पूरा आंदोलन है, जो गवर्नेंस के नाम पे चलाया जा रहा है, इसको अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो एक ये थिन थ्योरी ऑफ गुड जिसको कहते हैं, कि ये अच्छाई का एक बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही दुर्बल सा सिद्धांत है, जिसको हम पूरी दुनिया में लागू करना चाहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्केट ओपन हो जाए, हमारे खाने पीने की आदतें एक प्रकार की हो जाए, हमारे पहनने ओढ़ने की आदतें एक प्रकार की हो जाएं, हम एक ही प्रकार की भाषा बोलने लग जाएं, अंग्रेजी को हम एक ही प्रकार के एक्सेंट में बोलने लग जाएं। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये यूनिफॉर्मिटी धीरे धीरे ये दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो होमोनाइजेशन का ये जो एक क्रम चला, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो एक हेजिमोनी का एक जो ये प्रयास चला एक ही विचारधारा के ऊपर, ये एक प्रकार की बहुत थिन थ्योरी ऑफ गुड है, श्रेष्ठता की और अच्छाई का बहुत ही दुर्बल सिद्धांत है, जो बहुत दिन चल नहीं सकता, और वहीं नहीं चल सकता, बाकी दुनिया के देशों में तो छोड़िए। परिणाम यह होता है कि जो बाजार है वो हमारे जीवन के प्रत्येक स्फीयर में प्रवेश कर जाता है। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, घर परिवार हो, संबंध हो, नातेदारी हो, धर्म हो, कर्तव्य हो, हमारे जितने अपने रिलेशनशिप हैं वो सब देखिए, वो जो मार्केट को परिचालित करने वाले सिद्धांत होते हैं, जो उसके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अब हमारी इन सारी चीजों को संचालित कर रहे हैं। संबंधों में भी ऐसा करने से क्या फायदा, हमेशा फायदे नुकसान के टर्म में हम बात करने लगते हैं। ऐसा करने का क्या लाभ है, इससे क्या मिलने वाला है। तो सारी रिलेशनशिप, घर परिवार के संबंध, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी शिक्षण संस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ देखिए उसमें मार्केट प्रवेश कर जाता है। और लगभग इसी प्रकार की चीज के लिए प्लेटो ने कभी कहा था कि वी हैव बिकम द मास्टर ऑफ मैनी मैड, वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ मैनी मैड मास्टर्स। हम बहुत सी विकृत दुरात्माओं के गुलाम बन चुके हैं। जो मार्केट इकोनॉमी है वो जिस तरीके से हमको ले जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब केवल एक ही ये लाभ और पैसा और संपत्ति अर्जित करना, इसके सिवा हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य रह नहीं गया। वो तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठे हैं तो लगता है कि कुछ जीवन के हमारे को और उच्चतर और महत्तर लक्ष्य हैं, लेकिन समाज जिस तरीके से चल रहा है उसके विमर्श का जो विषय है, अहर्निश जिस विषय पर वो विमर्श करता है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम लोग वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ मैनी मैड मास्टर्स। हम बहुत सारी विकृत दुरात्माओं के एक साथ गुलाम बन चुके हैं। और इसी बात को हन्ना अरेंट, जो 20वीं शताब्दी के एक बड़ी विचारक हैं, वो इस बात को कहती भी हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल, ये आत्मा के गहन अंधकार की रात है, जहां कोई आत्मा का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, नीति का प्रकाश, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। ऐसी स्थिति में हम हैं। ये जो क्राइसिस ऑफ द सोल है, इस क्राइसिस ऑफ द सोल में अब वो नैतिकता का प्रश्न कहां से पैदा हो, अब वो एथिक्स का सवाल कहां से पैदा हो, जब सारी एथिक्स हमारी मार्केट एथिक्स तय कर रही है, कारपोरेट एथिक्स तय कर रही है कि शिक्षण संस्थाओं की एथिक्स क्या हो, वो कारपोरेट एथिक्स तय करेगी, अस्पतालों की एथिक्स क्या हो, वो कारपोरेट एथिक्स तय करेगी, जो हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी वही तय कर रहे हैं, हमारे बजट पर उनकी निगाह रहती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर वो निगाह रहती है। तो हमारे लिए चूंकि एथिक्स का जो सवाल है वो काफी कुछ लोकलाइज्ड होता है, संस्कृति सापेक्ष होता है। बहुत सारी चीजें जो आपके लिए नैतिक अनैतिक होंगी वो पूरी दुनिया के लिए नैतिक अनैतिक उस अर्थ में नहीं होती हैं। कुछ ब्रॉडर प्रिंसिपल्स को छोड़ दीजिए तो ऐसी स्थिति में उसके लिए स्थान कहां बचा, स्कोप कहां बचा। तो ये जो बार बार जो नैतिकता के प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, सदाचार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और सरकार इसको लेकर के परेशान है कि भाई हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये सदाचार और नैतिकता क्यों समाप्त हो रही है, और जब सदाचार और नैतिकता समाप्त हो रही है तो आचार भ्रष्टता या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसका क्या उपाय है। ये सरकार की चिंता तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जिस पूरे परिवेश में हमारी सरकार, हमारी शिक्षण संस्थाएं, हमारे अस्पताल, हमारे घर परिवार, हमारी सोच, हमारे बुद्धिजीवी काम कर रहे हैं, विचार करने की बात यह है कि ऐसी व्यवस्था में नीति के लिए क्या कोई स्थान शेष है या नहीं है, यह मुख्य सवाल है। क्योंकि जिस दिशा में ये सारी चीजें जा रही हैं उसमें नीति के प्रश्न को लेकर के, क्योंकि नीति का प्रश्न जो है हमारे संस्कारों से, हमारे वर्च्यू से, हमारे गुडनेस से, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो हमारे प्रूडेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या हमारे प्रूडेंस के लिए कोई स्थान है इस व्यवस्था में, क्या हमारी वर्च्यू के लिए कोई स्थान है, कोई हमारी गुडनेस के लिए कोई स्थान है इसमें। और अगर वो है तो बिल्कुल वो थिन थ्योरी ऑफ गुड है।
बहुत एक गुडनेस का, एक काम चलाऊं सिद्धांत, जिसके आधार पर हम अपना जीवन जो है इस नए प्रकार की आर्थिक संरचना के साथ एडजस्ट कर सकें। यह क्राइसिस हमारी, ये इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। और इस क्राइसिस से जब तक हम लोग नहीं निपटते, तब तक वो कोई नैतिकता का स्पष्ट प्रश्न जो है वो हल नहीं हो सकता। तो सरकार की चिंता वाजिब होने के बावजूद भी जो परिवेश हमारा है, उस परिवेश में नैतिकता एज सच के लिए कोई संभावना, कोई स्थान शेष बचता है कि नहीं बचता, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। यह आधारभूत प्रश्न है। इस परिवेश और नैतिकता का जो परिवेश है या जो उसका वातावरण है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी पॉसिबल है कि नहीं है, यह एक बड़ा प्रश्न है। और जब तक ये जो 1992 के बाद का जो परिवेश है, जिसमें हम लोग सुशासन की डिमांड कर रहे हैं और सुशासन जिसको जिस तरीके से परिभाषित कर रहा है, इसमें और नैतिकता के प्रश्न के बीच की इस इनकंसिस्टेंसी को हम ठीक तरीके से इंटेलेक्चुअली सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक ये बहस मुबाहिसे चलते रहेंगे और समाज धीरे धीरे निरंतर अधोगति को प्राप्त करता रहेगा। ये जो नीति नैतिकता के प्रश्न होते हैं, सत्यनिष्ठा के प्रश्न होते हैं, अच्छाई के प्रश्न होते हैं, विवेक के प्रश्न होते हैं, सद्गुण के प्रश्न होते हैं, ये सभी सभ्यता सापेक्ष, संस्कार सापेक्ष होते हैं। और अगर इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है, तो फिर उन मूल्यों के लिए भी कोई स्थान नहीं बचता। जिसको कहते हैं हैबरमास, जिसको कहता है कि टेक्निसाइजेशन ऑफ लाइफ, पूरे हमारे जीवन का यंत्रीकरण हो चुका है। ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का जो यंत्रीकरण है, वो जिस तरीके से सायास या अनायास हमको हाँक रहा है एक दिशा में, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पीछे कौन सी शक्ति चल रही है। मायावी तरीके से वो हमको प्रभावित कर रहा है। बहुत सी चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें मायावी होती हैं। उनके सिद्धांत जैसे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इनकलकेट हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, इसलिए हमको एहसास ही नहीं है कि कौन सी शक्तियां हमको किस तरफ लेकर के जा रही हैं और क्या चीज हमारी छूटती चली जा रही है। तो जो टेक्निसाइजेशन ऑफ लाइफ है, जो जीवन का यंत्रीकरण है, इसके बीच में कोई एथिक्स के लिए कोई जगह है या नहीं। और इसके लिए अभी 4-6-8 दिन पहले जो व्याख्यान हुआ प्रोफेसर पुजोल का, उन्होंने अपने जो 18 बिंदु रखे थे, उन 18 बिंदुओं में एक बिंदु उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रखा था, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज अ फ्रेज फ्रॉम बाइबल एंड दिस इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ ए बुक रिटन बाई A.O. लवजॉय। लवजॉय ने कहा है कि मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए या उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए वो ग्रेट चेन बहुत आवश्यक है, जो मन के ऊपर आत्मा के नियंत्रण से संबंधित है, जो व्यक्ति के ऊपर परिवार के नियंत्रण से संबंधित है, जो परिवार के ऊपर समुदाय के नियंत्रण से अभिप्रेरित होनी चाहिए, और जो समुदाय के ऊपर राष्ट्र या जो उच्चतर जो उसके नियामक तत्व हैं उनके संदर्भ से शासित होनी चाहिए। अब जब आप व्यक्ति को उसके मन और आत्मा के स्तर पर ही, जिसको डार्क नाइट ऑफ सोल ये कह रही है हाना आंट, जब वहां आपकी आत्मा इतनी अंधकारग्रस्त है, व्यक्तित्व आपका इतना फ्रैक्चर्ड है, इतना एक्यूट इंडिविजुअलिज्म पूरी दुनिया में व्याप्त है, और उस इंडिविजुअलिज्म की शेड्स हमको जो है तमाम आइडियोलॉजीज के रूप में विश्वविद्यालयों में पढ़ी और पढ़ाई जा रही हैं, उसके बियॉन्ड हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि इन आइडियोलॉजीज की अपनी क्या लिमिटेशंस हैं, इनके अपने क्या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के महत्व को जानना बहुत आवश्यक है। अगर बाकी की उस चेन की कड़ियां कमजोर हैं, तो केवल राज्य या राज्य की संस्थाएं या सतर्कता आयोग चाहे जितना प्रयास कर ले, उन कड़ियों को मजबूत नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप में ये एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस है जिसे हम करप्शन कह रहे हैं। उसमें सरकार की चिंता भी वाजिब है, सतर्कता आयोग की भी चिंता वाजिब है, लेकिन उसको हमें इस पूरे सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है, इस पूरे व्यापक संदर्भ में उसको देखने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई यूरोप और अमेरिका में तो ऐसा भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, वहां किस प्रकार का भ्रष्टाचार, उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। सामान्य व्यक्ति यदि अमेरिका में जाए तो वहां चीजें आपको बड़ी व्यवस्थित दिखाई देती हैं। कारण उसका यह है कि वो एक ऐसा समाज है जिसकी नीचे की सारी कड़ियां लगभग टूट चुकी हैं। परिवार की वहां कोई व्यवस्था नहीं, समुदाय का वहां कोई नियंत्रण नहीं, शिक्षण संस्थाओं की से जो गुरु और शिष्य के बीच के संबंध जो परिपक्व होते हैं उसका वहां कोई चिन्ह नहीं है। ऐसी में उनको दुनिया की एक इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाना है। तो ऐसी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो उनके सिविल रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो सरकारी नियम कायदे कानून होंगे, अगर उसको सख्त नहीं रखेंगे तो उनकी व्यवस्था 2 दिन में कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए वहां जो आपको नियम कानून दिखाई देते हैं और आपको सामान्य स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, उसका कारण ये ऊपर से इंपोज किए गए कड़े कानून हैं।
एक ऐसा समाज जिसकी अगर आप इस कानून की शक्ति को या उसके कंट्रोल को सीमित कर दें तो सारा समाज ही बिखर जाएगा। और इसके लिए एक बहुत माकूल स्टेटमेंट है, टीएस इलियट को मैं याद करना चाहूंगा। पूरा परिदृश्य आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। वो 4 लाइन का उसका एक वक्तव्य है। टीएस इलियट ने 1937-38 के आसपास कुछ भाषण दिए। टीएस इलियट अंग्रेजी का बड़ा कवि है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं। और उसको एक ललित निबंधकार के रूप में भी उसी तरह से देखा जाता है जैसे अपने यहाँ विद्यानिवास मिश्र जी को देखा जाता है कि वो शास्त्र की इंसाइट भी है और लोक की समझ भी है। तो शास्त्र के प्रश्न को लोक की भाषा में वो कैसे प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार का कवि टीएस इलियट। टीएस इलियट के जो भाषण हैं वो एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होते हैं 1939 में। उसका नाम है द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी। 3 लेक्चर हैं उसके। फेवर एंड फेवर से 1939 में किताब ये पब्लिश हुई है। उसका पेज नंबर 21 सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। इलियट कहता है, अ सोसाइटी विच इज एलियनेटेड फ्रॉम इट्स ट्रेडिशन, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। द सोसाइटी विच इज एलियनेटेड फ्रॉम इट्स ट्रेडिशन, अ सिविलाइजेशन विच इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स कल्चर इज नथिंग बट ए मॉब। एक समाज जो अपनी संस्कृति से कटा हुआ है, एक सभ्यता जो अपनी परंपरा से कटी हुई है, वो कुछ नहीं, वो केवल एक मॉब है, एक भीड़ है। ए मॉब विच इज ससेप्टेबल टू मास सजेशंस, एक ऐसी भीड़ जिसको आप मास सजेशन से, जिसे हम लोग मास मैनिपुलेशन कहते हैं, उस मास मैनिपुलेशन के द्वारा गाइड या मिसगाइड कर सकते हैं आसानी से। आगे वो कहता है, अ मॉब विल नेवर बी लेस देन ए मॉब इवन इफ इट इज वेल फेड, वेल हाउस्ड, वेल क्लॉथ्ड एंड इवन वेल डिसिप्लिन्ड। कलम तोड़ दी उसने कि एक भीड़ भीड़ ही रहेगी, वो चाहे जितना अच्छा खा लेती हो, जितना अच्छा पहन लेती हो, जितने अच्छे घरों में रह लेती हो, और वो चाहे ऊपर से जितनी अनुशासित दिखाई देती हो। ये जो ऊपर से थोपा गया अनुशासन है, ये भीड़ को मनुष्य नहीं बनाता। ये टीएस इलियट कह रहा है अपने ही समाज के लिए। ये हम कोई उस पर आरोप नहीं लगा रहे। और इसीलिए उसने यूरोप के बारे में जो कविता लिखी, उसका टाइटल है द वेस्टलैंड, और उसका अंत ही वो करता है ओम शांति 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 से। तो मित्रों, ये जो दौर है, जिस दौर में हम सुशासन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और उसमें हम भ्रष्टाचार के निवारण का उपाय खोज रहे हैं, ये प्रश्न इतना आसान नहीं है। हम सभी की चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन इन दोनों के बीच के अंतर संबंध की जटिलता को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं लखनऊ से हूं। फिराक गोरखपुरी की 2 पंक्तियां हैं, मैं उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वो कहते हैं कि हर एक चिराग से हर तीरगी नहीं मिटती। तीरगी का मतलब होता है अंधकार, और आके एक और शब्द आएगा अश्क। अश्क का मतलब होता है आंसू। हर एक चिराग से हर तीरगी नहीं मिटती, चिरागे अश्क जलाओ बहुत उदास है रात। ये चुनौती हमारे सामने है। बड़ी उदास है रात। तो आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, आप लोगों का बहुत आभार और धन्यवाद। सचिव महोदय हम लोगों के बीच में रहे, प्रेमचंद जी हम लोगों के बीच में रहे। आप लोगों के रहने से हम लोगों का उत्साहवर्धन बना रहता है, एक बल बना रहता है। पूरा जो आपका स्टाफ है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ कोऑपरेट करता है, वो हम लोगों के लिए अद्भुत है, विलक्षण है। और हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बाहर जाकर के आपके पूरे स्टाफ की तारीफ करते हैं। मेरी पत्नी भी इस कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, और उनकी उपस्थिति में मैंने उनसे अभयदान लेकर के बोला, और इसकी उन्होंने मुझे अनुमति दी। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। धन्यवाद।